पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, ये एक तरह का म्यूटेशन है, जिसमें जो हमारा जीन सेगमेंट है, उस जीन सेगमेंट के किसी एक जीन में यानी कि एमिनो एसिड के किसी भी एमिनो एसिड में अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है, तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। यानी कि एक पॉइंट पे अगर किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे चेंजेस नज़र आते हैं, तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन नाम देते हैं। मानो कि जैसे कि मेरा एटी है और टी ए है, एटी टी ए टी के साथ कंबाइन होता है और आपका टी जो है ए के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये मेरा एसी हो जाएगा। अगर सी हो गया और टी जी हो गया, तो इसमें कहीं भी अगर कोई भी चेंज आता है, किसी भी बेस पेयर में अगर चेंज आता है, तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन का नाम ठीक है? सिंपल सा यही है। दूसरा है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना? देखो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो हमारा 2 रीज़न से आ सकता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अगर वहाँ से वो हट जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, वहाँ से अगर वो हट जाए और हमारा एक होता है एडिशन, अगर कोई एक नाइट्रोजनस बेस उस जगह आके जुड़ जाए, तो हम उसे कहते हैं हेलो, आपके साथ इंटरनेट सही नहीं है क्या? मेरा साउंड वगैरह सब क्लियर है? ओके, चलिए मैं पढ़ता आपका आवाज़ कट-कट के आ रहा है। चलिए मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो म्यूटेशंस है हमारा, म्यूटेशंस जीन म्यूटेशंस, तो जीन म्यूटेशंस जो है या फिर पॉइंट म्यूटेशंस ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। एक मेरा सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर देखिए अगर मैं सिंपली अगर पॉइंट म्यूटेशन की बात करता हूँ, तो पॉइंट म्यूटेशन जो है, किसी एक पॉइंट पे होने वाला चेंज है। चाहे वो जो है नाइट्रोजनस बेस में किसी तरीके का चेंज आ जाए, किसी भी तरीके का चेंज आ जाए, यानी कि अगर वहाँ से नाइट्रोजनस बेस हट जाए, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया या फिर एडिशन भी हो सकता है, अगर वहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस किसी भी कारण से आके जुड़ जाए। तो ये हो गया मेरा पॉइंट म्यूटेशन। अगर मैं बात करता हूँ आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, तो इन यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि फ्रेम जो है, कोई एक फ्रेम फ्रेम जो होता है हमेशा ये कंटीन्यूअस होता है, यानी कि जो एमिनो एसिड्स है या फिर जो नाइट्रोजनस बेस है, 2 से अधिक नाइट्रोजनस बेस 2 से अधिक नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक फ्रेम का निर्माण करता है। अगर उस फ्रेम में किसी भी तरीके का कोई डिलीशन हो या एडिशन हो, यानी कि शिफ्टिंग हो, शिफ्ट हो जाए और उसकी वजह से अगर म्यूटेशन आता है, तो हम उसको नाम सिंपली दे रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हो गया मेरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब क्या है नेक्स्ट क्या है हम लोग का इसमें कुछ और छूटा है आप लोग का? म्यूटाजेन्स, है ना? जैसे म्यूटेशंस होता है हमारा, वो म्यूटेशंस तो आपको समझ में आ गया कि हमारा अगर डीएनए है, जीन सेगमेंट है, अगर जीन सेगमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आता है, तो हमने उसे बोल दिया म्यूटेशन। क्रोमोसोम के जीन सेगमेंट में अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है, चाहे एक नाइट्रोजनस बेस का ही एडिशन हो, चाहे डिलीशन हो, तो उसे हमने कहा म्यूटेशन। या फिर पूरा का पूरा फ्रेम या फिर इस फ्रेम का कोई एक पार्ट या फिर डीएनए का एक सीक्वेंस जिसे हमने फ्रेम नाम दिया हुआ है, उसकी अगर शिफ्टिंग हो, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में अगर वो शिफ्ट कर जाए, तो हम उसे नाम दे रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें तो ये जो म्यूटेशंस है ये किन-किन वजहों से हो सकता है? जो हमारे म्यूटेशंस हैं वो कई वजहों से होता है। जैसे कि कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं हमारा फिजिकल म्यूटेशन होता है, कुछ केमिकल होता है। फिजिकल म्यूटेशंस में हमारे जो आते हैं, कुछ ऐसे रेडिएशंस आते हैं, जैसे कि आयनिक रेडिएशंस हैं
और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। अगर आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, तो ये हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़, ये हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। इन रेडिएशंस की वजह से जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है, वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर वो उस जगह से हट जाते हैं। तो ये हमारे म्यूटाजेन्स होते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, साउंड आ रहा है? तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर के म्यूटेशंस की। और म्यूटेशंस जो देखो म्यूटेशंस हमारे टोटल 2 टाइप्स के हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं सेशन। रिकॉर्ड कर देता हूँ, देखता हूँ रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब है हमारे पास म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जो होते हैं, वो किसी न किसी रीज़न्स की वजह से होता है। यानी कि कुछ रीज़न्स हो सकता है जो कि एक फिज़िकल रीज़न हो और कुछ रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारा केमिकल रीज़न्स हो। तो जो हमारे जो रीज़न होते हैं, जिसकी वजह से हमारा म्यूटेशन होता है, हम उसे कहते हैं म्यूटाजेन्स, यानी कि दोज़ सब्सटेंस व्हिच इज़ कॉजिंग म्यूटेशन। तो जो हमारा फिज़िकल म्यूटाजेन्स होते हैं, वो हमारे रेडिएशंस होते हैं जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन मेरा होता है अल्फा, बीटा, गामा रेज़, और जो मेरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज़। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं, ये काफ़ी लीथल होते हैं। ये जो डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशंस होने का जो चांस है वो बना रहता है। अब है मेरा केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस, तो जो केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, केमिकल्स की वजह से होने वाले जो म्यूटेशंस होते हैं, उसे केमिकल म्यूटाजेन्स कहते हैं। जो केमिकल म्यूटेजेंस हैं, वो हमारे अलग-अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड गैस, कार्बन टेट्रासल्फाइड, हमारे डीडीटी, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाय इथाइल एमाइड। तो इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये म्यूटेशंस कॉज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावे एंटीबायोटिक्स जैसे कि नियोमाइसिन, एनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। तो ये सारे हमारे जो होते हैं ये म्यूटाजेंस होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस क्रिएट होते हैं। और क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं। तो कुछ बताइए इसमें से कौन-कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं? कौन-कौन से मेंडेलियन और क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना? अब देख रहा हूँ मैं कौन-कौन सा है आपका डिसऑर्डर्स। अच्छा नाम बताते जाइएगा कौन-कौन सा डिसऑर्डर्स है? अच्छा, तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उसमें क्या आपने स्टडी किया हुआ है? कौन-सा सिंड्रोम है? नाम बताना कौन-सा सिंड्रोम? कौन-सा है? हाँ, तो कौन-सा है? तो हमारे 2 टाइप्स के हो गए, है ना? एक आपका मेंडेलियन हो गया और एक हो गया आपका क्रोमोसोमल, है ना? डिसऑर्डर्स।
अच्छा, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होता है, ये तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, वो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स के, है ना, मिसिंग होने या एक से अधिक क्रोमोसोम्स के बढ़ जाने की वजह से डिसऑर्डर्स आएँगे। ये क्लियर है? तो मेंडेलियन जो है अपना मेंडेलियन क्या होता है डिसऑर्डर? मेंडेलियन फिर से बताना क्या है? तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, कोई एग्ज़ाम्पल वगैरह है इसका? अच्छा और? कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और कौन-सा है? 2 ही लिखा है? थैलेसीमिया। अच्छा इनको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, कलर ब्लाइंडनेस को? हाँ, अच्छा कलर ब्लाइंडनेस जो है वो किस तरह का डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है या कोई और डिसऑर्डर है? हेटेरोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, यानी कि अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई रिस्पांसिबल जीन है, तो वो पेयर में होना ज़रूरी है। ये लिखा है ना? अच्छा, तो ये समझ में आया? एक बार रीड कर लो उसको, रीड करके बताओ समझ में आ रहा है? कलर ब्लाइंडनेस कैसे उसको समझते हैं कलर ब्लाइंड है कि कलर ब्लाइंड है? अच्छा, तो ये जो मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, ये रिसेसिव है, ठीक है? रिसेसिव है तो ये इ इस इसमें होने की चांस कैरियर इसमें कौन रहेगा? अगर रिसेसिव है तो कैरियर कौन रहेगा इसमें? जो है मेल कैरियर होगा कि फीमेल कैरियर होगा कलर ब्लाइंडनेस में? ये लिखाया हुआ है ना, कैरियर कौन-सा है? कैरियर कौन है इसमें? हू इज़ कैरियर मेल और फीमेल? फीमेल होगा, मैंने लिखाया क्या है? अच्छा, अगर मेल में ये मेरा कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो क्या वो कैरियर होगा या अफेक्टेड होगा? अफेक्टेड क्योंकि ये एक रिसेसिव जीन है ना? हाँ, अगर रिसेसिव है, तो दोनों जीन का होना ज़रूरी होता है, तभी रिसेसिव होगा। अगर डोमिनेंट है और अगर ये सिंगली भी प्रेज़ेंट है, तो ये जो है ना अफेक्ट शो करेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो जो मेरा रिसेसिव होगा, उसमें अफेक्टेड तभी होगा, जब दोनों जीन प्रेज़ेंट होगा और जब मेरा अगर मेरा जीन रिसेसिव है, तो अगर वो सिंगली है, यानी कि अगर मेल में वो सिंगली प्रेज़ेंट है, तो वो केवल एक कैरियर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? ये चीज़ मेरे पास इसमें है नहीं, आ नहीं रहा है। डिसीज़ में कहाँ तक लिखा है मैंने तुम लोग को? बस पढ़ के सुनाना। डिसीज़ में क्या-क्या लिखा है, कहाँ तक लिखा है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स अच्छा एन्युप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? है ना? तो ये एन्युप्लॉइडी है ना? एन्युप्लॉइडी क्या है फिर से एक बार बता देना? हाँ,
तो ये आपने क्या बताया, है ना? लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक ना? एन्यूप्लॉइडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रोमोसोम है ना? और अगर जैसे क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रहा है, तो उस टाइम अगर मेरा क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम भाग मेरा टूट जाए या हट जाए उस जगह से, ठीक है ना? मेनली टूटने से तो नहीं होता है, अगर वहाँ से पूरा का पूरा एक सेट ही अलग हो जाए, जैसे कि 23 पेयर है, तो 23 पेयर की जगह मेरा 22 प्लस 0 हो, है ना? ये मतलब 22 पेयर ही रह जाए, कोई एक पेयर मिसमैच हो जाए, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में जो डिसऑर्डर है और जो हमारा इसमें क्रोमोसोम नंबर है और या फिर जो क्रोमोसोम आगे बढ़ रहा है, उसे हम लोग एन्यूप्लॉइडी के तहत स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एन्यूप्लॉइडी और दूसरा क्या बताया? पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? अच्छा, टेलोफेज में जो होता है हमारा सेल डिवीजन हो रहा है, तो अगर मेरा ये क्या हो जाए कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ढंग से ना हो, ठीक है? स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है? हुँ? स्पिंडल फाइबर जो होता है वो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, उसे अलग-अलग सेल्स में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है ना? एस्टर रेज़ जो बनते हैं स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर क्या करता है क्रोमोसोम के साथ जॉइन करके उसे उस जगह से दूर लेके चले जाते हैं, ठीक ना? अगर मेरा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ना हो और जो मेरा क्रोमोसोम अभी आपका डबल स्टेज में है ना? मतलब डबलिंग है, तो क्या होगा कि वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अलग-अलग नहीं हो पाएगा। जब वो अलग-अलग नहीं हो पाएगा तो पूरा का पूरा एक सेट जो है क्रोमोसोम्स का, वो आगे चला जाए, ठीक ना? अगर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि मानिए एन है ना? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जगह, है ना? प्लस एन, फिर से एक एन सेट, क्योंकि सेट अलग नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा सेट, कंप्लीट सेट की बात कर रहे हैं। अगर मानिए 26 क्रोमोसोम्स हैं, तो 26 प्लस 26 क्रोमोसोम, ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है ना? ये अक्सर जो होता है ये लीथल होता है ना? और एनिमल्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन प्लांट्स में जो हमारा पॉलीप्लॉइडी है ये देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जो हमारा क्रोमोसोम सेट है वो मल्टीप्लाई कर जा रहा है। एन है तो 2n हो जा रहा है, 2n है तो ये हमारा 4n हो सकता है, 4n है तो हमारा 8n हो सकता है, इस तरह से। और इस तरह से अलग-अलग प्लांट जो है प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। ये प्लांट में संभव है कि पॉलीप्लॉइड प्लांट्स पॉसिबल हैं, लेकिन पॉलीप्लॉइड एनिमल्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। आगे बताओ क्या है? ये समझ में आया? ओके, आगे बताइए क्या है? डाउन सिंड्रोम, है ना? तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 है ना? इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। इसके ये क्या है? क्या कहते हैं इसके अ, डाउन सिंड्रोम के सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? हुँ, हाँ, कॉन्जेने हाँ, ठीक है, हार्ट डिसीज़ है और बाय बर्थ हार्ट डिसीज़ है। क्या बोल रहे हैं? है ना? तो उसमें जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड है, कम मेंटल डेवलपमेंट है। और क्या है? अच्छा, शॉर्ट सैचुरेटेड है ना? उनका जो है हाइट कम होता है, ठीक है? तो ये डाउन सिंड्रोम्स है। इसमें कुछ ऐसा है जो कि आपको समझना हो? डाउन सिंड्रोम में कुछ ऐसा है जो कि आपको समझना हो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताइए क्या है? क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम है ना? जो
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें क्या-क्या है? है ना? एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम जो है ना एडिशनल कॉपी कितना 2, 4, 6 कितना 1 कितना एडिशनल कॉपी रहेगा? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में? ये जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या है? एक एक्स कॉपी एक्स्ट्रा है। तो एक्स एक्स है जैसे एक्स 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 है या फिर एक्स जैसे एक्स एक्स वाई है, कैसे है? अच्छा, तो 47 क्रोमोसोम्स हो गया, एक्स एक्स वाई, है ना? इसका कोई दूसरा नाम भी है? ट्राइसोमी। उसमें क्या लिखा है मैंने? चेक कीजिएगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका कुछ एक्स्ट्रा नाम भी लिखा है सुपर मेल, सुपर फीमेल इस तरह से? ओके, ठीक है। चलो इसको जो है मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है ना? इसको आप लोग थोड़ा-सा एक बार रीड कर लीजिएगा बुक से भी, बुक से रीड करके देख लीजिएगा। और आगे क्या है? टर्नर सिंड्रोम, है ना? तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम? अच्छा, तो अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, है ना? तो उसमें कितना होगा 45 होगा, 46 होगा, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 45, है ना? तो उसके जो है फीचर्स क्या है, सिम्पटम्स क्या है? कैसे पता चलता है कि ये टर्नर सिंड्रोम है? हाँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा चीज़ समझ में ना आया हो? Sterile, that is not fertile, not capable to give rise young ones, है ना? Offspring और not capable to form जाइगो ये जो गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं तो हम उसे स्टेराइल कहते हैं। ओके? और कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? ठीक है। और आगे बताइए। क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या-क्या है? क्या-क्या लिखा है मैंने? है ना? किसी भी जीन में अगर हमारा म्यूटेशन हो जाए, ठीक है? और म्यूटेशन होने की वजह से अगर हम कोई डिसऑर्डर्स देखते हैं, तो उसे हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की तरह देखा हुआ है, ठीक है? तो उसमें कौन-कौन सा एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है मैंने? अच्छा इनके हाँ, फेनिलकेटोन्यूरिया तो इनके बारे में मैंने आपको लिखा दिया एक-एक चीज़ के बारे में। तो इसमें देख लो एक बार देख लो कोई दिक्कत है? देखो, अगर मैं बात करूँ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है ना जीन्स के एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है? या तो जीन हमारा जैसे जीन के में 2 एलील्स हैं, ठीक है ना? एक फॉर्म जो है वो डोमिनेंट फॉर्म होगा और एक फॉर्म जो है वो रिसेसिव फॉर्म होगा, ठीक है? तो मानो कि कलर के लिए जो हमारा कोई है जीन वो काम कर रहा है ना? तो हम सारे कलर्स को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमारे उस कलर वाले जीन में जिसकी वज़ह से हम सारे कलर्स को देख पा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा म्यूटेशंस हो जाए, जो किसी एक कलर को, है ना, रिकॉग्नाइज़ करने की कैपेसिटी को खो दे, किसी भी एक कलर को, ठीक है? तो ये जो है, ये क्या है, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा, है ना? रिसेसिव कैरेक्टर होगा, अगर ये खो देता है, मानो कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया, जिसकी वज़ह से वो कलर को देख नहीं पा रहा है,
ठीक है ना? तो हमने कह दिया ये जो है अब एक दूसरा डीएनए है, दूसरा जीन है ना? यानी कि जो हमारा किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो एलील्स हैं, है ना? एक्सप्रेसिबल जीन है, वो 2 फॉर्म में है, 2 एलील्स हैं, है ना? तो ये एक्सप्रेस होने वाले जीन्स हैं। तो ये जो जीन है, अगर इसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशंस हो जाए या फिर हो सकता है कि इसमें कोई एडिशन हो जाए, है ना? दूसरा बात है कि जीन में या तो अपग्रेडेशन हो सकता है या फिर ये जो डाउनग्रेड हो सकता है, ठीक है ना? अगर ये डाउनग्रेड हो रहा है, तो मानिए कि अगर ये अकेला प्रेज़ेंट है और उसके साथ जो पहले से रियल जीन प्रेज़ेंट है, जिसमें पहले म्यूटेशंस नहीं हो रखा है, तो वो हमेशा अगर अपना इफ़ेक्ट शो करता है, तो हम कह देते हैं कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर हमारे पास जो जीन है जिसमें किसी तरीके का भी बदलाव आया है, चाहे उसमें एडिशन हो, चाहे उसमें डिलीशन हो, है ना? बेस पेयर में डिलीशन हो सकता है या फिर 1-2 जो डीएनए का जो एक नंबर है, डीएनए का नंबर है, वो डीएनए रिप्लेस हो सकता है या ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ हो, है ना? और जब वो खुद को एक्सप्रेस कर ले, तब हम कहेंगे कि डोमिनेंट अब जो हमारा म्यूटेशन है, डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया और जो ये हमारा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर बन गया। अगर अकेला ये कभी भी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। तो अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो रिसेसिव है और जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है यानी कि अगर कोई मेरा जीन है जिसमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन हुआ है, गड़बड़ी हुआ है और गड़बड़ी होने के बाद अगर वो जीन जब कंबाइंड फॉर्म में आता है, यानी कि जब वो होमोजाइगस फॉर्म में आता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो हम ऐसे कंडीशंस को कहते हैं आपका रिसेसिव, है ना? तो रिसेसिव कंडीशन, तो ये रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास जो मेंडेलियन इफ़ेक्ट है या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, या तो ये हमारे रिसेसिव हो सकते हैं या फिर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं या फिर ये हमारे डोमिनेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से होता है। तो रिसेसिव डोमिनेंट समझ में आ गया? हाँ, आगे बताइए क्या है और? क्या बोल रहे हैं? पढ़ तो अच्छे से क्या है? फिर से एक बार पढ़ना। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि जो है मेल, फीमेल इस तरह से, है ना? और उसमें हम लोग पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? हाँ, देखिए अब जो है ना इसको जो है ना बाद में देख लेंगे पेडिग्री एनालिसिस को, ठीक है? आप लोग जो है क्या कीजिएगा पहले जो मैंने आपको मेंडेलियन अभी समझाया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, है ना? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पहले इस दोनों को आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? हेलो? हाँ, आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद कल मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस समझाता हूँ। आप जो है ना ये जो डिसऑर्डर्स हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों डिसऑर्डर्स को आप पहले याद कर लीजिए, ओके? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना? क्लास में आपको हाँ, हेलो? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। नीट का फॉर्म तो आ गया होगा, एक बार चेक चेक कर लो, है ना? मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको जो है ना कॉलिंग पे बताता हूँ, इस पे नहीं हो पाएगा, अभी इसको ऑफ कर